एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के फाइनली अब हम उस हिस्से पर आ पहुंचे हैं जहां हम इस चैप्टर से पूछे गए जेडब्ल्यू एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे इस चैप्टर से जितने भी पूछे गए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं पूछे गए। एक्चुअली ज़्यादा क्वेश्चंस पता है कहाँ से आए हैं? मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब वो कल्मिनेशन है आपके कैलकुलस के इस फर्स्ट पार्ट का, जहाँ हमने रिलेशन इन फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और आपका एओडी और ये जो मोनोटोनिसिटी है मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। ओवरऑल हर एक कंसेप्ट का मिक्सचर जब वो क्रक्स जस्ट निकल कर आता है ना, वो उस चैप्टर में आके कंक्लूड होती है पूरी कहानी, मतलब कैलकुलस के इंटीग्रेशन से पहले वाले पार्ट तक की। वहां पर आप देखोगे कई सारे क्वेश्चंस और वो उसमें रिलेशन इन फंक्शन सब लगेगा, हर एक चीज वहां होगी। आई होप आप ये बात जानते हो कि ये जो तैयारी आपकी हो रही है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको करवा रहे हैं। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस प्रिपरेशन में हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं और इस तैयारी में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने कहानी शुरू की थी वो अब कैलकुलस पर आ पहुंची है। इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिगो आपका बाकी है। कंसेप्ट्स को करना, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करना, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देना और फिर JEE एडवांस के PYQs के साथ चैप्टर को कंक्लूड करना, ये हमारी प्रोसेस का हिस्सा है। आज बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है। ये जो सारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स हम आपके लिए बनाते हैं ये भी आप बेशक नोट डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करके। JEE एडवांस ने 2015 में आपसे एक सवाल पूछा था, किस पर भाई? आपके AOD से एक कंसेप्ट पर। क्या सवाल है जरा पढ़ते हैं, घबराइएगा मत, बस ध्यान से देखिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, सीधे मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। एक फंक्शन है, या रादर दो फंक्शन है f और g, जो कि -1 से 2 में डिफाइंड है, है ना। और सारे रियल नंबर्स उनकी रेंज है, जो भी कहानी है। आप तो ये देखो कि f ऑफ x और g ऑफ x की मुझे वैल्यू दी है कि जब x -1 है तो वो क्या है, जब x 0 है तो क्या है, और जब x 2 है तो क्या है। ठीक है, ये जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है सर, विच आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो ये डबल डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या सर? मतलब डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो है। और डबल डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको देना चाह रहा हूँ, किसी भी फंक्शन के डबल डिफरेंशिएबल होने का मतलब है जो इनके f' और g' हैं वो भी कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि आप f" और g" भी निकाल सकते हो। इसके बाद क्या? इसके बाद उसने कहा आपको -1, 0 और 2 पर इन फंक्शंस की वैल्यू दे दे रहा है, मतलब f ऑफ -1, f ऑफ 0 और f ऑफ 2, और g ऑफ -1, g ऑफ 0 और g ऑफ 2 क्या होंगे, ये कुछ बातें उसने की। वो कह रहा है इन ईच ऑफ द इंटरवल्स -1 से 0 में, 0 से 2 में, और आपका जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 में और 0 से 2 में, जो फंक्शन है आपका कौन सा, f-3g, मतलब f ऑफ x -3 टाइम्स g ऑफ x का डबल डैश, मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपका जो है वैनिश नहीं होता है कभी भी। ये बात उसने बहुत बहुत अमेजिंग सी की है, और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर हिंट और क्लू आपको मिलेंगे। वो क्या कह रहा है, मैं इस बात को आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है आपसे f ऑफ x -3 टाइम्स g ऑफ x, वो कह रहा है f ऑफ x -3 टाइम्स ऑफ g ऑफ x, इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कभी वैनिश नहीं होता है। मतलब ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका जो आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या नहीं होता है, वो वैनिश नहीं होता है। आई होप ये लाइन आपको समझ आती है, इट नेवर वैनिशेस, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। तो वो पूछ रहा है कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स की कौन कौन से हैं, जहां पर आपको ये कुछ बातें कही हैं। कैसी? कि सर f' -3 और टाइम्स ऑफ g' इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, जो भी वो बात कह रहा है। इसके एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है, फिर इसके एग्जैक्टली एक सोल्यूशन, और इसका एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। तो कितने सोल्यूशन होंगे इस पर वो बात कह रहा है ना, और किस किस इंटरवल में, वो भी एक बात कह रहा है। तो मेरे ख्याल से निकाल लेंगे सर, पर पहले मुझे किससे डील करना है? मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x -3 टाइम्स g ऑफ x, इस एक्सप्रेशन से मुझे डील करना है। इससे डील करने के लिए मैं पता है क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, जैसे कि h ऑफ x। मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ h ऑफ x, जो कि कितना है, f ऑफ x -3 टाइम्स g ऑफ x। अब मैं पहले h ऑफ x की एलिजिबिलिटी चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस पर मैं अपनी वो सारी थ्योरम्स अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, जैसे हमारी मीन वैल्यू थ्योरम, लैंग्रास की थ्योरम, अपनी रोल्स थ्योरम, आपका कॉचीज थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो कुछ बातें हम देख लेते हैं, जैसे कि सर मुझसे कहा गया था f ऑफ x और g ऑफ x डबल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डिफरेंशिएबल है
तो ये कंटिन्यूस भी है, तो इनका अलजेब्रिक ऑपरेशन भी आपका एक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस फंक्शन होगा। मतलब एच एक्स का भी सेकंड डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स वो इसी का सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि एच ऑफ एक्स का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। मतलब एच ऑफ एक्स और एच डैश एक्स आपके कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मैं अगर आपको ये बात याद रखनी है तो याद रखिएगा, एच ऑफ एक्स आपका और इवन एच डैश एक्स कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कोई परेशानी इस बात से? ये बात तो आई होप आपको समझ आ रही है। अब जब मुझे पता चला कि एच एक्स एक कैसा फंक्शन है, तो मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे इन कुछ पॉइंट्स पर ये वैल्यूज बताओ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो मुझे जानना है एच ऑफ -1, एच ऑफ 0 और एच ऑफ 2 कितना होगा। ज़रा गौर से देखिएगा, यहीं पर आपको सारे चीज़ें क्लियर होंगी। एच ऑफ -1 में आपसे पूछने में इंटरेस्टेड हूँ, एच ऑफ 0 और एच ऑफ 2। नोटिस करिएगा, यहीं से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख पाएंगे। बताओ एच ऑफ -1, एच ऑफ -1 कितना होगा सर? वो होगा आपका एफ ऑफ -1 -3 टाइम्स जी ऑफ -1। अच्छा, एच ऑफ 0 कितना होगा सर? वो होगा एफ ऑफ 0 -3 टाइम्स जी ऑफ 0। अब ये मैं लिख रहा हूँ, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको फटाफट करके देख लेना है वहीं पर। एच ऑफ 2 कितना होगा सर? वो होगा एफ ऑफ 2 -3 टाइम्स जी ऑफ 2। अब करना क्या है, जो भी f की वैल्यू उसमें से 3 टाइम्स ऑफ g की उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब जब मैंने h ऑफ -1 निकाला है, सो क्या करना है, गौर से नोटिस करना, h ऑफ जो आपका -1 है वो होगा f ऑफ -1 इंटू 3 टाइम्स, सॉरी h ऑफ -1 माइनस 3 टाइम्स g ऑफ -1, तो 3 - 0। आई होप आपको दिख रहा है 3 - 0 कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 3। क्योंकि देखो ना आप, f ऑफ -1 कितना है, f ऑफ -1 आपका 3 है और इसमें से 0 का ट्रिपल करके सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आगे सुनते जाइएगा, h ऑफ 0 निकाला तो वो कितना होगा, f ऑफ 0 -3 टाइम्स g ऑफ 0, 6 - 3, क्योंकि 6 - 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 - 3, दैट विल बी कितना, 3। आई होप आपको कुछ समझ आ रहा है जो मैं दिखाना, कहना या बोलना चाह रहा हूँ। h ऑफ 2 जब मैंने निकालने की कोशिश की तो h ऑफ 2 मुझे क्या देता है, नोटिस करिएगा, 0 -3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3, -3 का नेगेटिव कितना, 3, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी आपका 3 आ रहा है। मेरा कहना है, अगर आपने ये बात नोटिस की तो आपको एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ दिखाई देगी जिसको लेकर शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि इस बात का क्या मतलब है? इस बात का एक सिंपल सा मतलब है, अब अगर मैं ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहूँ, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स -3 टाइम्स जी ऑफ एक्स, ठीक है सर। इस फंक्शन ने मुझे 3 जगह -1, 0 और 2 पर, मैं इस फंक्शन का थोड़ा सा ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो फंक्शन है आपका कौन सा, एच ऑफ एक्स है, मैं ग्राफ के थ्रू थोड़ा आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शन 3 जगह पर, कुछ 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी, -1, 0 और 2 पर आपको एक सेम वैल्यू दे रहा है। और मैं जानता हूँ ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, मतलब -1, 0 और 2, मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ध्यान से नोटिस करना। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है ना। यहाँ कहीं लेट्स से -1 रहा होगा, यहाँ कहीं 0 रहा होगा और यहाँ कहीं 2 रहा होगा। प्लीज़ पॉइंट को बहुत गौर से समझना, आपको एक मज़ेदार सी बात पता चलेगी। देखो -1, 0 और 2 तीनों पर इसकी वैल्यू क्या है, 3, तीनों पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या रही है, 3। अब इसका ग्राफ कैसा रहेगा सर, -1 पर ये 3 है, 0 पर भी ये 3 है और 2 पर भी ये 3 है। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर इसके ग्राफ को मैं देखूँ, बस एक हल्का सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर क्या मैं कह सकता हूँ ये ऐसा रहा होगा, मुझे नहीं पता ऐसा ही रहा होगा क्या, पर ऐसे जैसा कुछ रहा होगा। मतलब या तो ऐसा रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ इस तरीके से रहा हो, कुछ भी रहा हो, बस ये रहेगा इस बात से, क्योंकि मैं अब रोल्स थ्योरम की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे पता चल रहा है सर कि इसके कम से कम, मैं ज़्यादा पे नहीं जा रहा क्योंकि वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम -1 और 0 के बीच में एक पॉइंट होगा और 0 और 2 के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पर आपका इसका डेरिवेटिव, किसका, एच ऑफ एक्स, ये कौन सा कर्व है, ये आपका एच ऑफ एक्स कर्व है। तो एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी क्या, एच डैश एक्स क्या होगा, 0। कहाँ कहाँ होगा, कम से कम 2 वैल्यूज़ के लिए। किन किन वैल्यूज़ के लिए, x की 2 वैल्यूज़ के लिए, कौन कौन सी, c1 और c2 में से कह लेता हूँ। आई होप आपको दिख रहा है, c1 ये वाली वैल्यू है आपकी, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में, और c2 जो है आपकी वो ये वाली वैल्यूज़ है जो 0 से 2 के बीच में। तो h डैश x 0 होगा x की कम से कम 2 वैल्यूज़ के लिए, कम से कम, मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा कितनी होगी, पर कम से कम 2 वैल्यूज़ के लिए, जिन पर क्या हो रहा होगा, प्लीज़ ध्यान से नोटिस करना। जो c1 है वो c1 इस तरीके से होगा कि वो किससे किसके बीच होगा, वो आपका -1 से 0 के बीच होगा, और ऑफ कोर्स जो आपका c2 है वो किससे किसके बीच होगा, वो आपका 0 से 2 के बीच होगा।
क्या इतना कंक्लूजन समझ आया? आई थिंक इस बात को जब हमने कंक्लूड किया, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बातें अभी तक हमने निकाली बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जिसको लेकर मुझे ज़्यादा डिस्कशन शायद करने की भी जरूरत नहीं है। जितनी बातें, जितनी कहानी हमने पढ़ी है उन बातों के आधार पर, अब इस बेसिस पे मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। क्या मैं कुछ चीज़ें देख सकता हूँ या कह सकता हूँ? ये जो है आपका, ये क्या है सर? ये आपका f डैश एक्स माइनस 3 टाइम्स g डैश एक्स, शैलाई से ये h डैश एक्स ही तो है। तो बात ले देकर h डैश एक्स को लेकर ही तो हो रही है। तो वो बात कर रहा है h डैश एक्स को लेकर कि h डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के एग्जैक्टली कितने रूट्स हैं। मेरा पॉइंट है एग्जैक्टली के बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे कम से कम मुझे ये पता है कि कम से कम एक रूट यहाँ और एक रूट यहाँ, एक रूट कम से कम यहाँ और एक रूट यहाँ होगा। अब एक और पॉइंट समझो, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आपने अभी तक यूज ही नहीं की है, जो आपने अभी तक नोटिस ही नहीं की है। सर इस बात का क्या मतलब है कि इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं है। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव जीरो नहीं है इसके डोमेन में, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये जीरो नहीं है, देखो ये जीरो नहीं है, मतलब ध्यान से नोटिस करना, आपका -1 से 2 के बीच में जो आपका फंक्शन है, कौन सा, एफ एक्स माइनस 3 टाइम्स जी ऑफ एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव कभी वैनिश नहीं हो रहा है, मतलब ये जीरो नहीं है। अगर ये कहीं भी जीरो नहीं है, अब इस बात को सुनना, ये जीरो होता तो क्या होता पहले वो समझो। अगर ये जीरो होता तो क्या होता, सुनना ध्यान से, मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे कि h डैश एक्स आपका एक फंक्शन है, h डैश एक्स आपका एक फंक्शन है और h डबल डैश एक्स उसका क्या है, डेरिवेटिव। अब मुझे ये पता चलता, मान लो जैसे h डबल डैश एक्स कहीं जीरो होता तो मुझे इससे क्या पता चलता, मुझे इससे ये पता चलता कि h डबल डैश एक्स जो है आपका, अगर वो जीरो है, मतलब ऑफ कोर्स h डैश एक्स ने रोल्स थ्योरम जैसी कुछ फॉलो करने जैसी कंडीशन शायद बनाई हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि h डबल डैश एक्स जीरो कब होगा, जब h डैश एक्स ने कहीं ना कोई मिनिमा या कोई ना कोई मैक्सिमा अटेन किया होगा। क्योंकि उस पॉइंट पर आप क्या देख पा रहे होंगे, उस पॉइंट पर आप ये देख पा रहे होंगे कि आपकी जो टेंजेंट रही होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रही होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं h डैश एक्स का ग्राफ बनाऊं तो अगर h डबल डैश एक्स जीरो होता, सुनना ध्यान से, तो वो तब होता जब h डैश एक्स के ग्राफ में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता जहां ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पर क्या हुआ ये सर, h डबल डैश एक्स जीरो नहीं होता, कभी भी नहीं होता, -1 से 2 के बीच में कभी भी जीरो नहीं होता। अगर h डबल डैश एक्स जीरो नहीं होता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि h डैश एक्स जो आपका फंक्शन है, h डैश एक्स जो आपका फंक्शन है, ये कभी भी आपके किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल, आई रिपीट, ये h डैश एक्स जो है ये कभी भी x एक्सिस के पैरेलल आपको टेंजेंट बनाने का स्कोप नहीं देता है। क्योंकि h डैश एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएं तो उसमें किसी भी पॉइंट पर मुझे जो टेंजेंट मिल रही है वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं मिल रही है। आप ये लाइन समझ पा रहे हो क्या? अब इस बात से क्या लेना देना, इस बात का सब कुछ लेना देना है इस बात से, क्योंकि मैं कह पा रहा हूं कि h डबल डैश एक्स आपका जीरो नहीं हो रहा है, मतलब वो -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अगर वो जीरो नहीं हो रहा है, अगर ये पार्ट जीरो नहीं हो रहा है, तो ध्यान से नोटिस करो, मैं इस पार्ट को यहाँ पर एक और बार समझाता हूँ एक अलग तरीके से, ताकि मैं आपको ये बात कंक्लूड कर पाऊँ कि इसके कितने रूट्स हैं। h डबल डैश एक्स अगर जीरो नहीं हो रहा है x की किसी भी वैल्यू के लिए, इट नेवर वैनिशेस, मतलब इसके कोई रूट नहीं है, इसके कोई रूट नहीं है, मतलब इसके कितने रूट्स हैं, इसके जीरो रूट हैं। h डैश एक्स के मुझे कितने रूट्स मिल रहे हैं, मुझे h डैश एक्स के कितने रूट्स मिले सर, मुझे h डैश एक्स के अभी फिलहाल कम से कम 2 रूट्स मिले। बिल्कुल सही बात है। अब ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, सुनना ध्यान से, ये एक क्रोनोलॉजी है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आपने देखा कि h डैश एक्स के कितने रूट्स हैं सर, इसके एक भी रूट नहीं है, h डबल डैश एक्स रियली सॉरी, और h डैश एक्स के कितने हैं सर, इसके आपके 2 रूट्स तो मिनिमम मिल रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं h डैश एक्स का ग्राफ बनाकर, जरा बताओ, मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, पर h डैश एक्स का ग्राफ -1 से 2 तक मैं देखता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे पास कहीं ना कहीं -1 होगा, कहीं ना कहीं 0 होगा और कहीं ना कहीं 2 होगा। बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो आपका एच एक्स जो है वो डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब एच डैश एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब एच डैश एक्स आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आई रिपीट, एच डैश एक्स आपका -1 से 2 तक एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एच डैश एक्स के कितने रूट्स हैं, तो एच डैश एक्स के कम से कम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कम से कम 2 रूट्स तो हैं। मैं 2 ही बनाता हूं, एक तो -1 से 0 के बीच में और एक 0 से 2 के बीच में। 2 से ज़्यादा बनाकर भी बताऊंगा कि इशू कहाँ आएगा, पर पहले 2 बनाता हूं, -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में। बताओ, -1 से 0 के बीच में मैंने माना कि यहाँ पर कहीं आपका एच डैश एक्स जो है वो 0 होता है। रूट्स का मतलब क्या होता है, वो कर्व उस पॉइंट पर ग्राफ को, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट क्या रहा, 0 से 2,
अब आप मेरा पॉइंट समझना, मेरा पॉइंट प्लीज़ ध्यान से सुनना। जब मुझसे किसी ने कहा कि आपके ये दो रूट्स हैं, बिल्कुल हैं, तो ये कर्व एच डैश एक्स जो है, मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ एच डैश एक्स, आपका -1 से 2 तक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आप मेरी हेल्प करो एच डैश एक्स का ग्राफ बनाने में, जो कि -1 से 2 तक जा रहा है और इन दो पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। मैं मान लेता हूँ, कुछ सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो क्या बनेगा। मान लो ये ग्राफ ऐसा कुछ चला, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला, तो क्या समस्या होगी सर? जब ये ऐसा चला ना, तो इसने इस पॉइंट पर एक आपकी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बना ली। क्या एच डैश एक्स की टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है? सर पूरी समस्या यही आ रही है ना। आपने क्या कहा, एच डबल डैश एक्स वैनिश नहीं होता है कहीं भी, मतलब एच डबल डैश जीरो नहीं होता है, मतलब एच डैश एक्स जो फंक्शन है इसका कहीं पर भी पॉइंट मुझे ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये तो सर आपने गलत बनाया, बिल्कुल सही बात है, ये तो मैंने क्या बनाया, गलत बनाया। अच्छा ये बात तो तय है ना कि मिनिमम एक एक तो मुझे मिलने हैं। आपने क्या कहा था सर, मिनिमम आपको एक एक रूट तो मिलेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हमने रोल्स थ्योरम के थ्रू क्या सीखा है कि कम से कम एक एक रूट तो मिलेंगे, मतलब ऐसे C1 और C2 एक एक तो होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते थे। अच्छा कोई और तरीका है सर इसको बनाने का, कोशिश करते हैं। कोई और तरीका अगर मैंने बनाया है ना, मैंने क्या कहा, कोई और तरीका, जैसे कि कैसे, जैसे कि मैं ऐसे सोचता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने ऐसे बनाया, सर आपने तो समस्या और बढ़ा दी, समस्या और कैसे बढ़ा दी? अभी तक आप कह रहे थे एफ डबल डैश एक्स जीरो नहीं होता, यहाँ पर तो आपने एक बार, दो बार और तीन बार कर दिया, और इवन यहाँ भी मतलब वैसे तीन बार ही हो गया। तो आप ये तो कुछ तो भी बनाए जा रहे हो। आप इस कंडीशन को कैसे इंश्योर करोगे जब आपसे कोई कह रहा है कि एच डैश एक्स जो है वो इन दो पॉइंट्स पर जीरो हो रहा है और इन पर होगा, ये तय है कि -1 से 0 के बीच होगा और 0 से 2 के बीच होगा। लेकिन आपके पास समस्या क्या है? समस्या बस इतनी सी है सर कि इन दोनों पॉइंट से गुजरवाना भी है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 0 है, इक्वल है। मतलब मैं आपसे कहूँ ऐसा कि एच डैश जो C1 है और इवन एच डैश जो C2 है, दोनों ही क्या है, 0। तो रोल्स थ्योरम तो काफी सिंपल सी भाषा में कह रही है कि इसका एक डेरिवेटिव ऐसा आएगा जहां पर ये 0 होगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर, मतलब आप कह रहे हो कि इस बात के अकॉर्डिंग इसको 0 होना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम ये कह रही है कि इस पॉइंट पर एच डैश एक्स एक फंक्शन है जो कि 0 वैल्यू दे रहा है। इस पॉइंट पर भी, ये आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आपका C1 और ये C2 है ना। अब C1 और C2 पर अगर ये फंक्शन 0 है तो इसका डेरिवेटिव, चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो C1 और C2 के बीच में कहीं ना कहीं तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो है ना, ऐसे बना लो, या इवन आप इसको कांस्टेंट भी बना लो, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 रहेगा। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। एक मिनट, कॉन्ट्रडिक्शन है तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ हो सकता है क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, आपने ठीक से नहीं पढ़ा। उसने कहा इंटरवल -1 से 0, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से 2 में आपका फंक्शन कहीं वैनिश नहीं होता है। देखो उसने बात घुमा फिरा कर की थी, उसने कभी आपसे ये तो नहीं कहा ना कि -1 से 2 के बीच में कहीं वैनिश नहीं होता, ये तो आपने पढ़ा। उसने कहा था वो -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में कहीं वैनिश नहीं होता है। आपने सुना, उसने 0 को कभी इंक्लूड नहीं किया, तो उसने हिंट दी थी, उसने कहा था कि वो 0 पर वैनिश होता है जनाब। उसने क्या कहा कि आपका एफ डबल डैश एक्स है, 0 नहीं होता है कहाँ कहाँ पर, जब x जो है आपका वो या तो -1 से 0 हो या फिर 0 से 2 हो। लेकिन साहब 0 पे तो नहीं कहा ना उसने, तो मुझे तो इसको कहीं ना कहीं एच डबल डैश एक्स को 0 करना है। तो मेरे पास चांस क्या मिल रहा है सर? उसने 0 पर मना किया था कि 0 पर आप मत देखो, 0 के अलावा बाकी जगह में 0 नहीं होने दूंगा, मतलब -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में आप कहीं भी इसको 0 मत होने देना। पर उसने 0 को तो इंक्लूड नहीं किया ना, तो मुझे लिबर्टी मिली कि सर 0 पर आप उसको बना दो, 0 पर एच डबल डैश एक्स को आप 0 बना दो। मतलब मेरे पास चॉइस क्या बचती है वो सुनना, मेरे पास चॉइस ये बचती है कि एकमात्र इकलौता एक पॉइंट है जहां पर आप एच डबल डैश एक्स को 0 बना सकते हो, वो कुछ ऐसा। मैं एक रैंडम सा ग्राफ बना रहा हूं आपको ये समझाने के लिए कि देखो ये एक पॉइंट है ऐसा 0 जहां पर अगर आपने टेंजेंट बनाई, यानी जहां पर आपने एच डबल डैश एक्स बनाया, तो वहां मैं 0 को लेना अफोर्ड करूंगा। आई रिपीट, उसने ये नहीं कहा था कि -1 से 0 के बीच में कहीं वैनिश नहीं होता है, उसने ये कहा था -1 से 0 और 0 से 2 कंप्लीटली ओपन ब्रैकेट में ये वैनिश नहीं होता है, मतलब 0, -1 और 2 पर ये वैनिश हो सकता है। मैं कह रहा हूँ -1 और 2 पर तो नहीं पता, पर 0 पर तो ये वैनिश हो सकता है और मुझे करवाना पड़ेगा, वरना बात एडजस्ट नहीं हो पाएगी और कॉन्ट्रडिक्शन के कारण हम अपने ही लूप में फंस जाएंगे। बात समझ आई क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अलावा इस ग्राफ को ड्रॉ करने का कोई और तरीका, अगर आपने कोशिश की, मान लो अगर आपने कोशिश की कि इसके अलावा आप कोई और तरीके से इस ग्राफ को बनाएं।
मैं जैसे बनाकर दिखाता हूँ, मैं इसके अलावा किसी और तरीके से इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करता हूँ, रियली सॉरी, मैं यहीं पर बना रहा हूँ ओवरराइड करके, आई होप यू विल एग्री विद दैट। जैसे मान लो मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया होता, मैंने कहा कि चलो हम 0 पर इसको वैनिश करवा देते हैं, पर ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया होता, मतलब C1 और C2 से तो पास होगा, जैसे C1 से पास हुआ, फिर ये यहाँ पर गया, फिर ये C2 से पास हुआ, फिर ऐसा। तो सर देखो 0 पर आपने जो टेंजेंट बनाई वो तो पैरेलल है, C1 पर 0 हो रहा है, C2 पर भी 0 हो रहा है, पर यहाँ पर भी तो 0 हो रहा है और यहाँ पर भी तो 0 हो रहा है। तो अगर मैंने इसको 0 के अलावा कहीं और वैनिश करवा दिया, अगर मैंने इसे 0 के अलावा कहीं और वैनिश करवा दिया, किसको, f' को वैनिश करवा दिया, मतलब f' की एक ऐसी टेंजेंट बनवा दी जो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब h'' को, मैं f बोल रहा हूँ, रियली सॉरी, मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कहीं पर भी, देखो मैं इसे ठीक से ही बनाता हूँ ताकि आपको ना कोई कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान से सुनना, मैं इसको इस वाले पार्ट में बनाता हूँ, नोटिस करना, सारी क्लैरिटी यहीं आ जाएगी कि मैं फाइनली किस कंक्लूजन पर आऊँगा। खैर ये बातें आपको समझ आनी चाहिए, बट फिर भी ये -1 है और ये मान लो 2 है ना, यहाँ पर कहीं C1 है और यहाँ पर कहीं लेट्स से C2 है ना। अब मैंने क्या जाना है, मैंने ये जाना है सर कि ये आप किसका ग्राफ बना रहे हो, h' का, है ना। मैं जानता हूँ कि मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि h' 0 हो, कहाँ पर, x की वैल्यू सिर्फ 0 पर, है ना, वरना बात नहीं बनेगी। तो जैसे कि 0 हो मतलब, आई एम रियली सॉरी, 0 हो मतलब h'' x 0 हो, h'' x 0 हो मतलब h' के जो ग्राफ है उसमें वो जो पॉइंट होगा 0 पर, वहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल एक टेंजेंट बननी चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ सर, मैंने इसे ऐसे कुछ घुमाया कि -1 से C1 तक ऐसे गया, फिर यहाँ पर इसने ऐसे कुछ किया, फिर ये C2 से पास हुआ और फिर ऐसे करते करते ये कुछ ऐसे आया, है ना, C2 के बाद ये कुछ ऐसे आया। तो अब आप बताओ आपने समस्या क्या खड़ी कर दी, आपने समस्या ये खड़ी कर दी सर कि जब आपने C2 के थ्रू इसको पास होते हुए देखा, जब आपने C2 के बाद इसको पास होते देखा तो ये कुछ ऐसे गया, जब ये कुछ ऐसे गया तो आपने फिर समस्या ये खड़ी कर दी कि क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन था, तो इसको वैनिश होना बस यहीं अलाउड था, मतलब इसके डेरिवेटिव का, मतलब इसके वैनिश होने का मतलब है इसके डेरिवेटिव का वैनिश होना, मतलब इसकी एक टेंजेंट बनना जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो बस यहीं अलाउड था। पर इसमें आपने यहाँ भी बना दी और इसमें समस्या क्या हुई कि आपने इसके 1, 2 और 3 रूट्स बना दिए h' के। आपने तो कहा है एक रूट यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, मैंने ये तो नहीं कहा एक ही होगा, मैंने कहा मिनिमम एक होगा और मिनिमम एक यहाँ होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैंने एक से ज़्यादा रूट्स बनाने की कोशिश की, जब मैंने उसके एक से ज़्यादा रूट्स बनाने की कोशिश की तो मुझे उसे एक जगह और वैनिश करवाना पड़ा, किसे, h'' को। आपको बात समझ आ रही है, ये मैं करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तरीका सही नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका एग्जैक्टली एक रूट यहाँ हो और एग्जैक्टली एक रूट यहाँ हो तो ही बात बनेगी। अगर आपने एक से ज़्यादा रूट्स कर दिए तो आप इसे प्रॉब्लम में फंसा दोगे। मैं और तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने 2 रूट्स लिए C1 एंड C2, तो मैंने क्या कहा, 0 से -1 के बीच में और 0 से 2 के बीच में एक एक रूट मिनिमम होंगे। इससे ज़्यादा हुए तो बना लेते हैं, जैसे कि ये रहा मान लो C3 और ये रहा लेट्स से C4, है ना, यहाँ पर C4 है। अब आपको एक कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है, कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है तो जैसे कि C1 से गया, फिर C4 से गया, फिर यहाँ पर C3 से गया, फिर C2 से गया, फिर ये ऐसे गया। अब समस्या समझो सर, मान लो 0 पर तो आपने जो टेंजेंट बनाई है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बहुत साफ नहीं बनी बट फिर भी मान लो, लेकिन उस चक्कर में ये C1 से C4 के बीच में और C3 से C2 के बीच में भी तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है, तो ये वहाँ भी वैनिश हो जा रहा है। पर आपका तो कहना था ये बस एक ही जगह वैनिश होना हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, तो मैं यहाँ और यहाँ इसका वैनिश होना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 2 नए रूट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अगर इसके पास सिर्फ 2 ही रूट्स हों, कौन कौन, C1 और C2, तो मैं कहानी सुलझा के रख सकता हूँ जो कंडीशंस क्वेश्चन में दी गई हैं उसके तहत, वरना बात बिगड़ जाएगी। मतलब बात नहीं बिगाड़नी है, बिल्कुल नहीं बिगाड़नी है। तो बात क्या है, -1 से 0 के बीच एक रूट होना चाहिए और 0 से 2 के बीच एक रूट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। वो डेटा मिसमैच हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन में जो हमने पढ़ी है, वरना बात बिगड़ेगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो पहला डेटा h'(x) है, ये आपका h'(x) है, आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन है। नहीं सर 3 नहीं हो सकते, 2 ही होंगे, गलत। h'(x) का एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है, बिल्कुल सही बात। -1 से 0 के बीच में एक ही सोल्यूशन था जो हमने माना था C1, अगर आपको याद आ रहा है तो। h'(x) के एग्जैक्टली एक सोल्यूशन से जरूर में, ये भी बिल्कुल सही बात है, जो कि होगा C2। तीसरी बात, इसके एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस हैं इसमें और एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस हैं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। हम 2 सोल्यूशन यहाँ और 2 सोल्यूशन यहाँ लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप समझो बात को, क्यों गड़बड़ है। इस बात में गड़बड़ इसलिए है कि मान लो आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या क्या, -1, 0 और यहाँ कहीं 2। अब आपने अगर 2 सोल्यूशन -1 और 0 के बीच में लिए तो ये 2 सोल्यूशन, और 0 से 2 के बीच लिए तो ये 2 सोल्यूशन। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या, मतलब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाना होगा, इस तरीके से बनेगा। और जब आपने ये किया सर, तो आपको समस्या नज़र क्यों नहीं आ रही। मान लिया आपकी बात कि 0 पर उसका डेरिवेटिव
एक्स एक्सिस मतलब डेरिवेटिव वैनिश हो रहा है, पर उसके अलावा आपने दो जगह और भी तो वैनिश करवा दिया, वहां तो मैं लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक ही जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल उसकी टेंजेंट बनी चाहिए जो कि यहाँ बन रही, पर वो तो आपने दो जगह और बनवा दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक एक रूट और एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं एक रूट यहाँ और एक रूट यहाँ के बजाय एक्स्ट्रा ले ही नहीं सकता। ये बात जो कहने में या समझाने में मुझे इतनी मेहनत लग रही है ना, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लेने के बाद आप बहुत आसानी से इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि वहाँ मैं ये बात समझाऊंगा मैक्सिमम, पीक, मिनिमम, डर्थ, ये बात हम बहुत अच्छे से करेंगे। और इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में जितनी मेहनत लग रही है ना, इससे आप यकीन करिए 2 या 3 मिनट में खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी आपको मैक्सिमम और मिनिमा का कंसेप्ट नहीं पता है, और मैं एफ डैश एक्स को मैक्सिमम और मिनिमा की तरफ अभी नहीं ले जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये बाउंड कर रहा है आपको जो कंसेप्ट नहीं पता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, वरना ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता कि मैक्सिमम और मिनिमा से हम उस बात को वहीं खत्म कर देते। खैर कोई बात नहीं, अभी जितनी बातें समझ आई हैं उससे क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके 2 ऑप्शन सही होंगे, कौन कौन से, बी और सी। एवरीवन कंफर्टेबल सो फार कि हमने 2 ऑप्शंस क्यों मार्क किए और कैसे किए? बहुत मुश्किल तो नहीं था क्वेश्चन, लग सकता है हो, पर मेरा यकीन करिए मोनोटोनोसिटी और मैक्सिमम और मिनिमा हो जाने दीजिए। ये क्वेश्चन एक बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ तक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है तो जरा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बस घबराना मत, चीजें ध्यान से देखना। देखो क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो कि f आपका इस तरीके से है, जो कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि f0 का होल स्क्वायर प्लस f'0 का होल स्क्वायर 85 है, तो कुछ बातें आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो सर ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बातें, आप ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हो? मेरा कहना है ज़रा कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं, आप मुझे 2-3 चीज़ों पर जवाब दीजिए। बताओ स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है f0 का होल स्क्वायर और f'0 का होल स्क्वायर आपका 85 है। सुनना, आपके पास स्टेटमेंट है कि f0 का होल स्क्वायर प्लस कितना, f'0 का होल स्क्वायर, ये कितना है? ये उसने कहा 85 है। अच्छी बात है, आई होप आपको देख पा रहे हो, ये आपका 85 है। अच्छा सारी बातें छोड़ो सर, जो आपका फंक्शन है वो सारी रियल वैल्यूज ले रहा है, लेकिन वो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक दे रहा है? वो आउटपुट दे रहा है -2 से 2 तक। एक छोटी सी बात पर मुझे आप स्टेटमेंट दीजिएगा कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, कि आपका f(x) जो है उसका जो को डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है? -2 से 2 तक। अगर f(x) का को डोमेन जो है वो -2 से 2 तक है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ f²x, मतलब अगर f(x) का मैंने स्क्वायर किया, अगर मैंने f(x) का स्क्वायर किया तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? वैसे रेंज नहीं है, को डोमेन है, फिर भी मैं वर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ। अगर f(x) -2 से 2 तक के बीच की वैल्यूज रखता है तो f(x) का स्क्वायर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? सर वो ज़्यादा से ज़्यादा 0, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, पर इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये को डोमेन था -2 से 2, तो f(x) -2 से 2 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू लेगा। को डोमेन अगर रेंज के इक्वल हो गई तो ऑन टू फंक्शन हो गया, पर मैं कह रहा हूँ -2 से छोटी और 2 से बड़ी तो नहीं ले सकता ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ ले रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर इसका मैंने स्क्वायर किया होता तो वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू ले रहा होता? 0 से 4 तक के। आई रिपीट, f(x) का जो स्क्वायर है वो 0 से 4 के बीच की वैल्यू लेगा। इस बात से आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है अगर f(x) के स्क्वायर को मैं कह पा रहा हूँ, चाहे x की कुछ भी वैल्यू हो, जब वो 0 से 4 तक के बीच में है, चाहे x की कुछ भी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास फंक्शन की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, x की आप कुछ भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, तो मैं x की कोई भी वैल्यू ट्राई करूं, f(x) का स्क्वायर मेरे नॉलेज से 0 से 4 के बीच में होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ x की कोई भी वैल्यू, बिल्कुल कोई भी वैल्यू, मतलब क्या मैं 0 ट्राई कर लूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो शैलाई से f(0) का जो स्क्वायर होगा, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू होगी, पर वो 0 से 4 के बीच होगी। आई रिपीट, f(0) की जो वैल्यू है वो 0 से 4 के बीच होगी। अब आप पॉइंट समझो, ये कह रहा है मैं 0 से 4 के बीच में हूँ, ये कह रहा है मैं 0 से 4 के बीच में हूं, आपको इसका और इसका सम 85 बनाना है, तो ये क्या कहेगा? सिंपल सी बात है, इसने कहा मैं 0 से 4 के बीच में हूं, तो ये कहेगा मैं 85 से 81 के बीच हो सकता हूं, क्योंकि जब ये 0 हुआ तो इसको 85 होना पड़ेगा, जब ये मैक्सिमम 4 हुआ तो ये 81 हो जाएगा, ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए। तो अगर मैं इससे प्रिडिक्ट कर पाया कि f(0) जो है आपका वो 0 से, f(0) का जो स्क्वायर है अगर वो 0 से 4 के बीच है, तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए f'0 का जो स्क्वायर है सर वो आपका 81 से 85 तक होगा। आई होप आप सहमत हो इस बात से। क्यों? क्योंकि समझो ना सर, जब ये 0 होगा तब उसको 85 होना पड़ेगा, जब ये 4 होगा तब उसको 81 होना पड़ेगा, तभी जाकर तो सम 85 आएगा, बाकी चीज़ें बीच में एडजस्ट हो जाएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ, इसने बोला मैं 0 से 4 के बीच ही रहूँगा, तो ये कहेगा मुझे 81 से 85 आपको रखना ही पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन में गिवन डेटा को वायलेट कर दोगे। क्या ये कंक्लूजन समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इस कंक्लूजन को गौर से देखना,
पहले तो इस कंक्लूजन को गौर से देखना और फिर आना क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को लेकर। बहुत ध्यान से नोटिस करिए। पहली बात, हमने क्या कंक्लूड किया कि सर f'0 का जो स्क्वायर है वो 81 से 85 के बीच होगा। बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटी सी बात बताओ, जब मुझसे कोई कह रहा है f'0 मतलब 0 पर fx का डेरिवेटिव, अरे f'0 क्या होता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, ये स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ये स्क्वायर था। अब प्लीज़ इस बात को नोटिस करना, f'0 का मतलब क्या होता है? सर f'0 का मतलब होता है fx का डेरिवेटिव 0 पर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? fx का डेरिवेटिव 0 पर जो भी है उसका स्क्वायर जो है सर वो 81 से 85 के बीच में है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर उसका स्क्वायर 81 से 85 के बीच में है तो अब इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, r और s ऐसे दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं ऑफ कोर्स सारे रियल में, जहां r s से छोटा है, कि आपका f जो है वो 1 है उस ओपन इंटरवल आर एस में। मतलब आप क्या इस फंक्शन को f ऑफ x को एक कंक्लूड कर सकते हो कि किसी ना किसी इंटरवल में आपका f ऑफ x जो रहा होगा वो एक 1 फंक्शन रहा होगा। इस बात पर बात करेंगे, पर आगे सुनना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं एक ऐसा इंटरवल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो 1 हो। अच्छा, फंक्शन 1 कब होता है, जरा इस पर बात करते हैं। फंक्शन के 1 होने को लेकर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं, सोच के देखना। एक फंक्शन है f ऑफ x, ये 1 कब होता है? जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, x² है ना। x² का ग्राफ कैसा है? सर x² का ग्राफ कुछ ऐसा है। अच्छा, x² के ग्राफ को देखो, x² का ग्राफ वैसे तो कैसा फंक्शन है, मेनी 1, लेकिन शैलाई से बहुत ध्यान से सुनना, मैं अगर इसके ग्राफ को ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देता, मैं कहता कि x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लेते हो, तो उस दौरान इसका ग्राफ कैसे बनता? उस दौरान इसका ग्राफ बस कुछ ऐसा बनता, और उस दरमियान उस डोमेन के लिए क्या ये 1 बन जाता? बिल्कुल बन जाता। तो मैं बिल्कुल जानता हूं कि कोई फंक्शन 1 बन सकता है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं रहा। तो क्या कैलकुलस कुछ कहता है? कैलकुलस कहता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। तो आपने क्या निकाला? 2x। अब x की वैल्यू जो पॉजिटिव है उसके लिए 2x कैसा है? सर अगर x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव है। x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 2x पॉजिटिव है क्या? हाँ है सर। मतलब x की अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपका 2x पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है जनाब कि आपका x² x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है। मैंने नहीं कहा कि इसके इस पार्ट के लिए है नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, गौर से सुनो। आपके पास एक फंक्शन है कैसा? log x है क्या? हाँ है सर। ये बात मैं सच कहूँ तो हम मोनोटोनोसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम में पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन 1 मेनी 1 रेंज इन डोमेन, ये सारा डिस्कशन तब करेंगे जब मैक्सिमम एंड मिनिमम पर बात करेंगे। पर अभी बात निकली है तो कर लेते हैं। जैसे मैंने निकाला क्या? f'(x), बताओ f'(x) कितना हो जाएगा? सर ये होगा 1/x। f'(x) कितना होगा? ये हो जाएगा 1/x। अब बताओ log x क्या कहता है? सर log x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो 1/x क्या होगा? सर 1/x जो होगा, आई होप आप देख पा रहे हो, जब x की आप पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो 1/x हमेशा पॉजिटिव होगा ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुना इस बात को, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके डोमेन के लिए पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है उस डोमेन में। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी डोमेन में नेगेटिव है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी डोमेन में नेगेटिव है, तो उस डोमेन में वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। आई होप आपको बात समझ आई। लेकिन अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि x² है ना, अब मैं x की सारी रियल वैल्यूज के ले रहा हूं, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। तो सर x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए 2x नेगेटिव और x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 2x पॉजिटिव, जाहिर सी बात है। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव है और x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, मतलब इस फंक्शन ने कैसा बिहेवियर दिखा दिया? इस फंक्शन ने आपको मेनी 1 बिहेवियर दिखा दिया। इस फंक्शन ने आपको मेनी 1 बिहेवियर दिखा दिया। मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो वो मेनी 1 बन जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर वो फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन 1 होता है। मतलब या तो वो फंक्शन उठता ही रहे या गिरता ही रहे, तो आपको x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिलेगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। x की एक वैल्यू पर y की एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो x की मल्टीपल वैल्यूज पर y की सेम वैल्यू मिलने के चांसेस हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि f'(x) कैसा है तो मैं उसके 1 होने पर कमेंट कर सकता हूँ। सुन रहे हो आप लोग? ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ ये बहुत सुपरफिशियली, बहुत जल्दी में मैंने बहुत सिंपल से मैनर में समझाने की कोशिश की, जिस पर ज़्यादा क्लैरिटी अभी हम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर मोनोटोनोसिटी मैक्सिमम मिनिमम में बहुत अच्छे से इस बात को पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पर अभी चूंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की कि मैं देख पा रहा हूँ कि f' का स्क्वायर जो है वो 81 से 85 के बीच में है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सर f'0 भले ही थोड़ी ही देर के लिए
कहीं ना कहीं एफ डैश जीरो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एफ डैश एक्स, चूंकि एफ डैश का जो स्क्वायर है, आई रिपीट, ये क्या कह रहा था, आर और एस जो है इस तरीके से कि आर एस से छोटा है, ठीक है, एफ जो है आपका 1 1 होगा ओपन इंटरवल आर से एस में। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये पता किया कि एफ डैश जीरो जो है सर वो आपका स्क्वायर है, उसका जो स्क्वायर है वो 81 से 85 के बीच में है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो एफ डैश एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, भले ही किसी ना किसी बहुत छोटे से इंटरवल में, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं जीरो के ही अराउंड। आप सोचो ना, एफ डैश का जो जीरो है, मतलब एफ डैश जब आप जीरो ले रहे हो, इसका जो स्क्वायर आप ले रहे हो वो 81 से 85 के बीच में है। बिल्कुल सही बात है। तो शैलाई से अगर इसका स्क्वायर 81 से 85 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, कुछ भी रही होगी। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़े से ही इंटरवल के लिए कहना इसे एफ डैश जीरो पॉजिटिव रहा होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब आप ये देख पा रहे हो कि एफ डैश जीरो जो है इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 81 से 85 तक है। अब आप इस पॉइंट को समझना, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 81 से 85 तक होता है, रिपीट, किसी नंबर का स्क्वायर 81 से 85 तक होता है, तो इसका क्या कंक्लूजन रहता है। खैर हमने इस बारे में इनइक्वालिटी में बात की थी, पर अब बात निकली है तो कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ ए स्क्वायर जो है वो आपका लेट्स से 2 से 4 के बीच में, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो बताओ ए क्या होगा। अब आप कहोगे सर ए को लेके दो बातें निकल कर आएंगी। हो सकता है जब ए स्क्वायर 2 से 4 है, 2 से 4 के बजाय मैं एक स्क्वायर ही ले लेता हूँ ताकि आप बात समझ पाओ। जैसे ए स्क्वायर किसी ने कहा 2 से 4 के बजाय मैं ले लेता हूँ लेट्स से 4 से 16 तक है, तो आप ए को लेकर क्या टिप्पणी करोगे। देखो ध्यान से सुनो, इसको दो पार्ट में तोड़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी। यहाँ से पता चल रहा है सर ए स्क्वायर 4 से बड़ा है, और यहाँ से पता चल रहा है, और नहीं आप एंड लगाएंगे, ए स्क्वायर जो है वो आपका 16 से छोटा है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर -4 जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ से पता चल रहा है कि ए स्क्वायर -16 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है a + 2 इंटू a-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से पता चल रहा है a+4 इंटू a-4। ये बात याद रखना बहुत काम की बात है ना। अभी मैं पूरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, पर इस बात को हमेशा याद रखना कि ये क्यों है, इस बात से हम कहाँ पहुँच रहे हैं वो सुनना। ये कह रहा है अगर ये पॉजिटिव है, ये क्या कह रहा है, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब क्या, आई होप आपको पता है, यहाँ पर आपके पॉइंट होंगे क्या, -2 और 2। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस चलता है, आई होप आपको ये बात याद है। तो ये कह रहा है या तो ये हमेशा क्या हो 2 से बड़ा, या फिर हमेशा क्या हो -2 से छोटा। आप सुन रहे हो क्या। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये -4 से 4 के बीच होगा। क्यों सर, क्योंकि हम वेवी कर्व मेथड जानते हैं जो कहती है कि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब प्लस माइनस प्लस। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये -4 से 4 के बीच होगा। क्या आपको कंक्लूजन समझ आ रहा है। ये बात हमने इनइक्वालिटीज में डिस्कस की थी, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे 2 से कोई बड़ी वैल्यू ट्राई करो, लेट्स से 10, पॉजिटिव पॉजिटिव, आई होप आपको समझ आ रहा है। जैसे कि 4 से कोई बड़ी वैल्यू ट्राई करो, लेट्स से 10, पॉजिटिव पॉजिटिव, आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो मेरा कॉमन कंक्लूजन क्या है सर, कॉमन कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है एंड, यहाँ पर लगा हुआ है एंड। इसका मतलब है इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब सुनना, ये कह रहा है -4 से 4 के बीच होना चाहिए, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच होना चाहिए, सॉरी -2 से छोटा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये -4 है, ये 4 है, यहाँ कहीं -2 है और यहाँ कहीं क्या है 2। इसने क्या कहा सर 2 या 2 से बड़ा, इसने क्या कहा -2 या 2 से छोटा। अच्छा इसने क्या कहा, इसने कहा -4 से 4 के बीच में। क्या आपको समझ आ रहा है मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ सर। अगर आपके x की वैल्यू, अगर आपके x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, आपके जो x की वैल्यू है वो होनी चाहिए -4 से -2 तक, या फिर 2 से 4 तक। अगर x आपका -4 से -2 या 2 से 4 रह रहा है तो आपका a स्क्वायर, सॉरी x मैंने ले लिया क्या, मेरे लिए सॉरी x नहीं a, तो आपका a, अगर a ऐसा है तो a स्क्वायर 4 से 16 के बीच होगा। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आई। अब जब मुझसे कोई कह रहा है, प्लीज़ ध्यान से सुना, f' जो है इसका स्क्वायर 81 से 85 के बीच में है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि f' जो है, f' जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा सर, वो होगा आपका, ध्यान से देखना, इन दोनों के नेगेटिव अंडर रूट ले लो और पॉजिटिव अंडर रूट ले लो। मतलब क्या, मतलब अंडर रूट, आई होप आपको दिख रहा है 85 से कहाँ तक, अंडर रूट 81 तक, ऑफ कोर्स विद अ नेगेटिव साइन, इक्वल साइन लगा इसलिए ये, या फिर ये कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, या फिर ये अंडर रूट 81 से अंडर रूट 85 तक रहा होगा। बस मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, ये बात इतनी सोचनी नहीं पड़नी चाहिए जितनी मैं कह रहा हूँ, पर फिर भी ये बात समझ आ रही है क्या कि मैं f' का जो स्क्वायर है अगर वो ऐसा है तो f' होने को या तो पूरे तरीके से नेगेटिव होगा या फिर पूरे तरीके से पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना, या तो इसके बीच होगा या फिर इसके बीच होगा, पर वो इससे इसके बीच तो नहीं होगा ना, मतलब वो ऐसा तो नहीं होगा कभी नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो रहा है। आप मेरी बात सुन रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूँ f' या तो नेगेटिव ही होगा या फिर पॉजिटिव ही होगा। बात समझने की कोशिश करना,
एफ एक्स आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ऐसा है क्या? देख लो जरा ध्यान से, एफ ऑफ एक्स आपका कैसा फंक्शन है? रियली सॉरी, मैं पिछले क्वेश्चन पर चला गया हूँ कि हम इसी क्वेश्चन पर हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में इतना खो गया हूँ। बिल्कुल सही, एफ एक्स आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं। अब मैं आपको ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एफ डैश जीरो या तो ऐसा है या ऐसा है। मैं कह रहा हूँ एफ डैश जीरो या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि वो या तो ये रहेगा या रहेगा, दोनों तो नहीं रह सकता ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जीरो से थोड़ा पीछे अगर मैं आया और जीरो से अगर थोड़ा आगे भी गया, जीरो से अगर थोड़ा पीछे और जीरो से थोड़ा आगे भी आया, तो या तो मुझे कंप्लीटली नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या कंप्लीटली पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब एफ डैश जीरो मतलब जीरो के नेबरहुड में, जीरो के नेबरहुड में या तो ये क्लियरली डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, भले ही छोटी सी एक वैल्यू के लिए, और जीरो के नेबरहुड में या तो ये पूरे तरीके से पॉजिटिव रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को, कि आपका जो एफ डैश एक्स है, आपका जो एफ डैश एक्स है, आई रिपीट, आपका जो एफ डैश एक्स है वो जीरो के अराउंड, मतलब जीरो माइनस डेल्टा और जीरो प्लस डेल्टा, मतलब जीरो के अराउंड या तो पूरे तरीके से नेगेटिव है या फिर पूरे तरीके से पॉजिटिव है। क्या लाइन आप समझ पा रहे हो? अगर वो पूरे तरीके से नेगेटिव है मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, थोड़ी सी ही वैल्यू के लिए, जैसे मैं इसे क्या कह लेता हूँ आर और इसे मैं क्या कह लेता हूँ एस, तो आर से एस तक, आर से एस तक, ये आर है और ये एस है, उस तक अगर ये नेगेटिव है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आर से एस के बीच में ये पॉजिटिव है, ये अगर आर है और ये एस है, आर से एस के बीच में अगर ये पॉजिटिव है तो ये एक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये बात मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मोनोटोनिसिटी में मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, पर उन्होंने वहाँ के थोड़े कंसेप्ट यूज़ करके इस पर क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो ध्यान से सुनना, जो कंक्लूजन निकल कर आ रहा है वो ये, प्लीज़ ध्यान से सुनना कि आपका जो फंक्शन है वो एक भले ही छोटे से इंटरवल में कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा, जीरो से थोड़ा पहले और जीरो से थोड़ा आगे, या तो पूरे तरीके से उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है या फिर पूरे तरीके से उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। मतलब भले ही एक छोटे से इंटरवल में वो 1-1 हो रहा है, भले ही एक छोटे से इंटरवल में वो 1-1 हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, दो वैल्यूज आर और एस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर आर ऑफकोर्स एस से छोटा है, क्योंकि आर से एस में मैं देख रहा हूँ वो फंक्शन 1-1 होगा। वो फंक्शन 1-1 क्यों है? वो फंक्शन 1-1 इसलिए है क्योंकि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने उल्टा बोल दिया, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बात समझ आएगी, पर ये बात बस ऐसे याद रखना, कोई फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो वो फंक्शन कैसा होता है? वो फंक्शन आपका 1-1 होता है। आई होप आप देख पा रहे हो, मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ जीरो के नेबरहुड में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो ये फंक्शन आपका 1-1 है। क्या ये लाइन आपको समझ आई? यहाँ तक कंफर्टेबल हो क्या? अगर ये बात समझ आई तो आई थिंक ऑप्शन ए तो सही है। बिल्कुल सही बात सर, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी में वो क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एक्स वैल्यू, एक्स की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है -4 से 0 के बीच में, जहाँ पर आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो 1 से छोटा होगा। बहुत ध्यान से सुनना, सॉरी, एफ डैश एक्स का जो मॉड है वो 1 से छोटा होगा। ये संभावना है क्या? इस संभावना के लिए इसकी हेल्प लेते हैं, जो हमने यहाँ पर डेटा सारा निकाला है, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इवैल्यूएट की है, इसी की हेल्प लेकर हम इस पॉइंट पर आते हैं कि इस ऑप्शन बी को हम कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ LMVT। LMVT कैसे? एक्स नॉट मुझे चाहिए, देखो ध्यान से, किससे किसके बीच में? -4 से 0 के बीच में। अब -4 से 0 के बीच में एक्स नॉट पर मैं LMVT लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहती है वो सुनना, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है। LMVT क्या कहती है सर? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ बी क्या है सर? एफ ऑफ 0, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस कितना? एफ ऑफ ए, यानी कितना? एफ ऑफ -4 अपॉन में कितना? अपॉन में बी माइनस ए, अपॉन में कितना भाई? बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी 0 माइनस -4 यानी कितना? 4। बढ़िया है ना। एक एफ डैश सी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़ा इन बातों को प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यूज क्या रही होंगी, मतलब एफ ऑफ 0 क्या रहा होगा, एफ ऑफ -4 क्या रहा होगा, ताकि मैं फाइनली इस कंक्लूजन पर आ पाऊँ कि एफ डैश सी को लेकर मैं कुछ कह सकता हूँ क्या। जरा गौर से देखो, एक सिंपल सी बात, चाहे एफ ऑफ 0 हो या एफ ऑफ -4 हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, चाहे एफ ऑफ 0 हो या एफ ऑफ -4 हो, दोनों किससे किसके बीच होंगे? दोनों -2 से 2 के बीच होंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एफ ऑफ 0 कहाँ से कहाँ तक होगा सर? ये -2 से 2 के बीच होगा। अच्छा, एफ ऑफ -4 कहाँ से कहाँ तक होगा सर? ये भी आपका -2 से 2 के बीच होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों का डिफरेंस में लेने की कोशिश करता हूँ, आई रिपीट, ये दो वैल्यूज हैं जो -2 से -2 के बीच में है। अब आप सोच के देखो इन दोनों का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो सर इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2, और इन दोनों की मैक्सिमम कितनी वैल्यू है? 2। अगर इन दोनों का एडिशन करता तो मैं कहता वो कहाँ से कहाँ तक होता है सर? वो उस केस में देखो ध्यान से, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता तो -4 से +4 तक क्या था। तो डिफरेंस में भी तो ये पॉइंट आ सकता है। क्या पॉइंट आ सकता है? कि ये और ये वैल्यू
कितनी भी हो सकती है, मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम कितनी हो सकती है -2, ये मैक्सिमम 2 हो सकती है, ये भी मिनिमम कितनी हो सकती है -2 और ये कितनी हो सकती है 2। तो इनके बीच की जो वैल्यू है, मतलब इनका डिफरेंस जो है क्या, f(0) और क्या f(-4), ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक रिवॉल्व करेगी। मैं कहूँगा कि सर अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, -4 तक, और उल्टा बोल रहा हूँ, कम से कम कहाँ तक जाएगी, -4 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी, 4 तक। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? क्योंकि ये दोनों वैल्यू -2 से 2 के बीच है, तो इन पर अगर कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म भी किया, जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -4 तक, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 4 तक। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना वैल्यू, जैसे इसकी कोई ना कोई वैल्यू रही -2 और इसकी भी वैल्यू -2 ही रही, तो -2 मतलब इसकी वैल्यू इससे 2 रही, तो -2 -2 कितना हो जाएगा, सॉरी -2 कितना हो जाएगा, -4, और इसकी वैल्यू अगर कुछ ऐसी रही तो क्या हो जाएगा, 4। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि मान लो इसकी वैल्यू रही 2 और इसकी वैल्यू रही -2, तो 2 -2 कितना हो जाएगा, 4। तो कहने को ये -4 से 4 के बीच हो सकता है, इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता ना, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ आपका एक्सप्रेशन है, ये सर -4 से 4 के बीच होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो f' जो है आपका, f' जो है आपका, ये अगर -4 से 4 के बीच में है, तो अगर मैंने -4 रखा तो -4/4 कितना, -1, तो f' मिनिमम -1 लेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, 4, तो 4/4 कितना, 1। तो शैलाई से f' मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, -1, और f' मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, 1। अब आप मेरी बात नोटिस करने की कोशिश करो, जब मुझसे कोई कह रहा है कि कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू है -4 से 0 के बीच में, जहाँ पर आपका f' जो है वो -1 से 1 के बीच में है। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि f' जो है वो अगर आपका -1 से 1 के बीच है, तो शैलाई से मैं कह सकता हूँ कि f' का जो मॉड होगा वो आपका 1 से छोटा होगा। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात को लेकर, f' का जो मॉड होगा वो आपका 1 से छोटा होगा, और शायद यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। मैंने c की जगह, मैंने x0 की जगह क्या ले लिया है, c, बट आई होप यू आर कंफर्टेबल कि सेकंड स्टेटमेंट भी हम LMVT की हेल्प से प्रूव कर पा रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट को देखो, वो कहाँ से कहा था कि -2 से 2 तक। मैं इसका ग्राफ बनाकर थोड़े आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये -2 से 2 तक ही है, मतलब ये -2 से नीचे और 2 से ऊपर नहीं जाएगा। इट्स लाइक sin x का ग्राफ। sin x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ -1 से 1 तक चलता है, तो इसका ग्राफ -2 से 2 के बीच में ही रहेगा, मतलब ये कभी भी 2 के ऊपर नहीं जाएगा और -2 के नीचे नहीं जाएगा। अब आपको याद है, जैसे अगर मैं sin x का कर्व आपको याद दिलाऊं, तो -1 से 1 के बीच चल रहा होता है, ऐसा चल रहा होता है, मतलब वो -1 से नीचे और 2 से ऊपर नहीं जाता है। तो इसका ग्राफ जैसा भी बनेगा मुझे नहीं पता, कुछ भी बनता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा, लेकिन वो कभी भी -2 से नीचे और 2 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ये कैसा कर्व है, एक बाउंडेड कर्व है, मतलब ये मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2 ले रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। अब अगर ये बाउंडेड कर्व है तो x किसी भी वैल्यू को अप्रोच करे, x किसी भी वैल्यू को अप्रोच करे, आपका फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा होगा। अगर x किसी भी वैल्यू को अप्रोच करे तो आपका फंक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा, पर क्या ये ज़रूरी है वो 1 को अप्रोच करेगा? सर ये बात मैं ऐसे नहीं बता सकता ना, मुझे क्या पता कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक कर्व किसे अप्रोच कर रहा है, मुझे नहीं पता। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ क्या कि ये 1 ही होगा? सर मेरे लिए ये डिटरमाइन करना तो मुश्किल है, तो मैं कहूँगा दिस कैन नॉट बी कन्फर्म, दिस कैन नॉट बी सेट, एंड दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते कि जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ये फंक्शन डेफिनेटली 1 ही होगा। क्या ये लिमिट वाला पार्ट समझ आया? देखो उसमें सब डाल दिया है उसने। क्या ये बात आप सभी लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हो? अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि हमारे पास और क्या डेटा है। अब सुनना, देयर एग्जिस्ट एक अल्फा -4 से 4 के बीच में, जिसके लिए f अल्फा प्लस f'' आपका 0 है, और ऑफ कोर्स वो कह रहा है f' आपका 0 नहीं है। ठीक है सर, मैं इस पार्ट पर आने की कोशिश करता हूं कि इसको प्रूव करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लगेगी। देखो फिर वही बात, f अल्फा और f'', कुछ तो हेल्प मिल रही है, लेकिन उसने क्या कहा कि अल्फा 0 नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा 0 होता तो मैं 85 तक जा सकता था, पर अल्फा 0 नहीं है, तो अल्फा जो है वो -4 से 4 के बीच में है। ठीक है सर, -4 से 4 के बीच कोई ना कोई एक वैल्यू है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू और उसके सेकंड डेरिवेटिव, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव मान लिया, आई एम रियली सॉरी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू के साथ वो इसको लेकर चलने में इंटरेस्टेड है। तो चलो एक एक करके दोनों बातें ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात जानता हूँ क्या कि आपका जो f' है, रिपीट, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें निकाली है। जैसे हमने एक कंक्लूजन तो क्या दिया है कि आपका जो f' है वो -1 से 1 के बीच है, क्योंकि मैं कंक्लूजन दे पा रहा हूँ किसकी हेल्प से, आपके लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू। क्या कह पा रहा हूँ सर कि आपका जो इस तरीके से सेकंड वाला ही था, हाँ बिल्कुल, कि आपका इस तरीके से वो f' जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा। अच्छा,
क्या मैं fx को लेकर भी कुछ ओपिनियन जानता हूँ? सर देखो ना, fx आपका हमेशा -2 से 2 के बीच है। मैं दो बातों पर आपसे बात कर रहा हूँ कि fx अगर आपका -2 से 2 के बीच है, क्योंकि fx की रेंज है -2 से 2, तो अगर fx आपका -2 से 2 के बीच है तो क्या आप मुझे बता सकते हो fx कहाँ से कहाँ तक होगा? सर fx -2 से 2 के बीच है तो fx का मॉड जो है वो हमेशा 2 से छोटा होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? और इसी तरीके से मैं f' को लेकर अपना ओपिनियन दूं तो f' के मॉड को लेकर भी मैं अपना ओपिनियन निकाल चुका हूं, जो हमने अभी निकाला था LMVT के थ्रू, कि जो आपका f' होगा, जो आपका f' होगा उसका जो मॉड है वो किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। क्या ये दो पॉइंट समझ आ रहे हैं आपके कि f(x) जो 2 से छोटा है वो क्यों, और आपका f' जो है वो 1 से छोटा है ऐसा क्यों? अच्छा, अब एक छोटा सा काम करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो डेटा दिया गया था ना, मैं इसी तक आने की कोशिश करता हूँ इसकी हेल्प से। क्या लिखा है? f0 और f'0 का स्क्वायर। मैं एक फंक्शन मानता हूँ, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसा, लेट्स से लिख लेते हैं g(x), जो कि एक फंक्शन है जो कि है लेट्स से f' का, सॉरी f(x) का स्क्वायर प्लस लेट्स से f' का स्क्वायर। ऐसा क्यों ले रहे हो? बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको बात समझ आएगी। हमने एक g(x) फंक्शन माना जो कि है f(x) का स्क्वायर और क्या f' का स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ आई? अब इन दो बातों की बेसिस पर देखो ध्यान से, f(x) और f' का जो स्क्वायर लिखा हुआ है, इन दोनों बातों के बेसिस पर क्या मैं g(x) की रेंज डिफाइन कर सकता हूं? क्या मैं बता सकता हूं कि g(x) कम से कम ये वैल्यू से तो हमेशा बड़ा या इस वैल्यू से तो हमेशा छोटा होगा? बिल्कुल कह सकता हूं। ध्यान से सुनना, f(x) कहां से कहां तक है? सर f(x) आपका हमेशा 2 या 2 से छोटा है, तो 2 या 2 से मतलब -2 से 2, -2 से 2 के बीच की वैल्यू का स्क्वायर कितना होगा? 4। f' आपका हमेशा -1 से 1 के बीच है, तो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि g(x) को लेकर आप ये ओपिनियन दे सकते हो सर कि g(x) जो है आपका वो हमेशा 4 + 1, 4 + 1 मतलब क्या? 5 से हमेशा उसके इक्वल या छोटा होगा। पहली बात हमने क्या निकाला? हम g(x), खैर वो इससे अभी बात नहीं कर रहे, हम एक बात कर रहे हैं कि g(x) जो है आपका वो हमेशा 5 या 5 से छोटा होगा। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? अच्छा, मैं दो वैल्यूज लेता हूँ। मैं दो कौन कौन सी वैल्यूज लेता हूँ? यहाँ पे अल्फा जो है वो -4 से 4 के बीच में है। मैं दो वैल्यू लेता हूँ, एक वैल्यू ले लेता हूँ लेट्स से x1, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, जो कि है लेट्स से आपकी -4 से 0 के बीच में, और एक वैल्यू ले लेता हूँ x2, जो कि है लेट्स से आपकी 0 से 4 के बीच में। अच्छा बताओ, g(x1) जो होगा, ऑफ कोर्स g(x) हम निकाल पा रहे हैं, तो g(x1) जो होगा शैलाई से वो भी 5 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा। और एक छोटा सा स्टेटमेंट और दे देता हूं कि g(x2) होगा वो भी आपका 5 से छोटा होगा। दो अलग अलग वैल्यूज पर बात कर रहा हूं, सीधे -4 से 4 के बीच देखने के बजाय मैंने दो वैल्यूज ट्राई कर ली है, एक तो क्या -4 से 0 और एक 0 से 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मुझे आपसे पूछनी है, बहुत गौर से सुनना, आप यहीं पर अपने क्वेश्चन को खत्म कर रहे होंगे। मेरी आप हेल्प कर सकते हो क्या g(0) निकालने में? सर g(0) क्या होगा? जरा देखो, आपसे अगर मैं पूछूं कि g(0) क्या होगा, तो सर वो f(0) का होल स्क्वायर प्लस f'(0) का होल स्क्वायर होगा। और सर f(0) का होल स्क्वायर प्लस f'(0) का होल स्क्वायर तो 85 है। तो g(0) तो आपको पता है कितना है? 85। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, आपको एक बहुत क्रूशियल सी बात पता चलेगी जब आप पता कर पा रहे हो कि सर -4 से 0 के बीच में एक वैल्यू है जिस पर आपका जो g है वो 5 से छोटा है। बहुत ध्यान से सुनना, 0 से 4 के बीच में एक वैल्यू है जिस पर आपका जो g है वो 5 से छोटा है। बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन 0 पर ये जो है, 0 पर ये जो है ये 85 है। क्या आपको इसके ग्राफ को लेकर थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये कैसे बिहेव कर रहा होगा? अगर थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है तो आप बहुत अच्छे से एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता सकते हो। कौन सी बात सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, मैं इसके ग्राफ को लेकर आइडिया देता हूं इन तीन बातों के बेसिस पे। आप खुद कहोगे कि हाँ सर ऐसा होना तय है। क्या ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? आई थिंक मुझसे कहा गया था डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर ये डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो f(x) जो है, जो कि क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। डबल डिफरेंशिएशन है तो f'(x) भी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल। और दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का स्क्वायर जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होना है, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस का सम भी डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर g(x) डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो हो गई होगा। अब 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं -4 से 4 के बीच में इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो यहाँ कहीं -4 है, यहाँ कहीं 4 है। -4 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं लेट्स से x1 है, और 0 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं x2 है। अब सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। x1 पर इसकी वैल्यू 5 से छोटी है, x1 पर इसकी वैल्यू 5 से छोटी, मतलब लेट्स से यहाँ कहीं क्या रहा होगा? 5 है ना, यहाँ कहीं 5 रहा होगा। और ऑफकोर्स 85 इतना पास नहीं रहा होगा, पर मैं बना ले रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। आपकी x1 पर जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, मतलब मैंने मान लिया 5 से छोटी वैल्यू लेट्स से ये रही,
है ना। x2 पर भी इसकी वैल्यू 5 से छोटी, मैंने 5 से छोटी वैल्यू लेट्स से ये मान ली, आप सुन रहे हो क्या, और 0 पर ये कितना है 85, और चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो शेलाई से इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही बनना पड़ेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। आपको मेरी बात समझ आई क्या? मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि x1 और x2 पर इसकी वैल्यू 5 से छोटी है और 0 पर इसकी वैल्यू 85 है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है तो इसके ग्राफ को उठकर फिर से गिरना पड़ेगा। अगर ये ग्राफ उठकर फिर से गिरा है तो शेलाई से जो आपका g' है, g' है वो 0 है, x की वैल्यू कहाँ पर 0 पर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? अरे भाई आपका g' 0 ही तो होगा x की वैल्यू 0 पर, क्योंकि अगर ये ग्राफ किसका है बाय द वे, ये ग्राफ है आपका g का। तो g में अगर x की वैल्यू 0 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्लियर सी बात है x एक्सिस के पैरेलल है। इस बात से फायदा क्या हो रहा है? इस बात से मेरा कहना है क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमने कंक्लूड किया कि x की वैल्यू 0 पर आपका g' क्या है 0। आई होप आप मेरी बात से सहमत हो, इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी है क्या सर कि 0 पर ही ये 0 हो? मेरा कहना है, मेरा जो नॉलेज कह रहा है वो ये है कि ऑफ कोर्स 85 पर जाकर वो अपना मैक्सिमा अचीव कर सकता है। अच्छा सर, आप ऐसे कैसे श्योरली कह सकते हो कि 85 पर ही वो 0 होगा, मतलब 85 पर ही उसका जो डेरिवेटिव है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है ये हो। इसके अलावा एक और केस बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से नोटिस करना, ताकि आपके सारे एजम्पशंस दूर हो। एक पॉइंट क्या है भाई, -4, एक पॉइंट है आपका 4, है ना। -4 से 4 के बीच में है x1 और 0 से -4 से 0 के बीच में है x1 और 0 से 4 के बीच में है x2। कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है 5 और कहीं ना कोई वैल्यू है 85। अब सुनना, मुझे पता है कि 85 से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, x1 पर ये 5 से छोटा है और x2 पर भी ये 5 से छोटा है, जैसे मैंने 2 वैल्यू ले ली, और 0 पर ये 85 है। अब 85 के ऊपर भी ये जा सकता था, मतलब मेरा ये कहना है इसका ग्राफ ऐसा भी तो बन सकता था, ऐसा भी तो बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था। मेरा बस आपसे ये कहना है कि x1 से x2 के बीच में, आई रिपीट, मैं ये बात कंक्लूड नहीं करूंगा कि g' x की वैल्यू 0 पर ही 0 होगा। ये एक केस हो सकता था, पर ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि x1 और x2 के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू तो ऐसी आएगी, मुझे नहीं पता, जहाँ पर ये कर्व उठकर फिर गिरेगा या गिरकर फिर उठेगा, और टेक्निकली उठकर ही गिरेगा क्योंकि इस तरीके से जा रहा है। अगर उठकर गिरा तो ये पॉइंट वो है जो स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि ये इंक्रीज होकर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर इसने अपना मैक्सिमा अटेन किया। और अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 0 है। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि -4 से 4 के बीच में, आई रिपीट, मैं आपसे बस एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, -4 से 4 के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, जैसे मैंने मान लिया अल्फा, जहाँ पर आपका g' जो है वो 0 है। बाय द वे gx था क्या सर? gx कुछ ऐसा था, gx कुछ ऐसा लिखा हुआ था। अगर gx कुछ ऐसा लिखा हुआ था तो क्या मैं g' निकाल सकता हूँ? बाय द वे gx हमने क्या माना था? gx हमने माना था f(x) का स्क्वायर, है ना, प्लस कितना f'(x) का स्क्वायर। मैं g' बस ऐसे निकाल रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ों पर आपको अपना ओपिनियन दे पाऊँ। g' सुनना क्या होगा? तो g' होगा 2 टाइम्स, है ना, f(x) इंटू ऑफ कोर्स कितना f'(x), चेन रूल में लगा रहा हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, ये कितना f'(x), आई होप आप सुन रहे हो, और कितना f'(x) का डिफरेंशिएशन f'(x). एक छोटा सा काम करते हैं, f'(x) यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं। जब आपने f'(x) दोनों जगह से कॉमन लिया तो g'(x) कितना आ रहा है? g'(x) आपका आ रहा है, मैंने 2 भी कॉमन लिया तो 2 टाइम्स f'(x) मैंने कॉमन लिया। आई होप यू एग्री विद दैट। जब ये कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर f'(x) कॉमन लिया तो बचा fx, और यहाँ पर 2 टाइम्स f'(x) कॉमन लिया तो ये बचा f'(x). क्या आप कुछ सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने अल्फ़ा पास किया, अगर मैंने यहाँ पर अल्फ़ा पास किया तो कितना है g'(α), जो कि मैं कितना जानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैल्यू -4 से 4 के बीच है, जहाँ पर आपका ये फंक्शन 0 था, बिल्कुल था, यानी g'(α) 0 था, मतलब आपका ये वाला पार्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। पर f'(α) 0 हो सकता है क्या? आई थिंक सर f'(α) को लेकर तो मैं सॉर्टेड हूँ, वो -1 से 1 के बीच होगा, बिल्कुल सही बात है, f'(α) जो है वो -1 से 1 के बीच होगा। पर क्या f'(α) 0 हो सकता है? उसने मना किया है, उसने बोला था कि आपका f'(α) 0 नहीं है। f'(α) 0 अगर नहीं है तो मेरे पास दूसरी चॉइस क्या बच रही है? f'(α) को तो 0 बनाने से रहा, तो मेरे पास दूसरी चॉइस यही है कि आप इस फैक्टर को 0 बनाइए। ये फैक्टर क्या है? ये फैक्टर है f' प्लस f'(α), जो कि कितना होगा 0। अगर f' प्लस f'(α) आपका 0 हो गया है,
आई रिपीट, अगर एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा आपका 0 हो गया है तो हाँ सर मैं ये प्रूव कर पा रहा हूँ कि आपका ये ऑप्शन भी ट्रू होगा, ये ऑप्शन भी सही होगा। क्या आप एग्री करते हो अब इस बात से? सबसे पहली बात, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेईई एडवांस, रीसेंट ईयर्स में पूछा गया था, और ये वो क्वेश्चन है जो डेलिबरेटली रखा जाता है आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए ताकि आप इसमें उलझ जाएं। और यकीन करिए ये क्वेश्चन मिनिमम ना करके भी 15 से 20 मिनट आपके बिगाड़ेगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी में जाके सोचनी है, और एक छोटी सी भी गलती से आप इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन मार्क कर या नहीं कर सकते हो, और उस वजह से पूरे ऑप्शंस आपके बिगड़ जाएंगे और आप गलत मार्क्स की तरफ चले जाओगे, नेगेटिव मार्क्स की तरफ चले जाओगे। सो बहुत केयरफुली सोचने वाला एक क्वेश्चन है, और बहुत शांति के साथ बहुत लंबे समय का अगर मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को अपना टाइम दूंगा, वरना मैं स्किप करूंगा, क्योंकि एक एक बात को सोचने में बहुत अच्छे एफर्ट्स लगेंगे और पूरा नॉलेज, कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज लगेगा, और इतनी सारी बातें इंट्यूटिवली सोच पाना उस माहौल में आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं कहूँगा करो, लेकिन तब जब आप सारे इजी और मॉडरेट कर चुके हो। ये वो टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला जो सवाल है गौर से नोटिस करिएगा, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। फाइनल क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2020, रीसेंट ईयर्स में पूछा गया। एक पॉलिनोमियल है gx विद रियल कोफिशिएंट्स, है ना। mg आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x के जितने भी रियल रूट्स हैं वो mg से डिनोट किए जा रहे हैं। सपोज s इज द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स डिफाइंड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और ये जो सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं। तो ये जो सेट S है वो इस सारे पॉलिनोमियल्स को डिनोट करता है। कोई परेशानी तो नहीं है, जो रियल कोफिशिएंट्स के साथ इस तरीके का S एक सेट है जहाँ पर आपके पास a0, a1, a2, a3 कुछ ना कुछ रियल नंबर्स होंगे, पर उसके पास एक फैक्टर है। कौन सा? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर के बारे में क्या, लेकिन इसके बारे में मुझे स्पष्ट जानकारी है कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मुझे क्या कहना चाह रहा है। काफ़ी कुछ हमें पता है, इतना तो एटलीस्ट पता है कि इसके थ्रू मुझे कुछ तो पता चल रहा है। अब वो क्या कह रहा है, S जो है वो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को कंटेन करने वाला एक सेट है, मतलब उसमें अलग अलग वैल्यूज आप रखते जाओ, अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे, पर उन सबके साथ एक कॉमन और खास बात ये होगी कि वो आपका ये पार्ट कंटेन करेगा, है ना। और आपके पास g ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसके नंबर ऑफ रियल रूट्स जो हैं, जिसके रियल रूट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं mg। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, वो सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा है उस पर हम बात करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आपका पॉलिनोमियल f है, इस पार्ट को समझना है, क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है। f डैश और f डबल डैश क्या डिनोट करते हैं वो बताते हैं उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आई होप ये बात आप समझते हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको अगर पूछा जाए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ mf डैश प्लस mf डबल डैश, तो वो पूछ रहा है ऑफ कोर्स f जो है आपका सेट S से बिलोंग करता है, मतलब इस तरीके के जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, कैसे, जिनकी कैटेगरी होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स दिस एक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इस पॉलिनोमियल में मुझे एक बात पता है, गौर से सुनना। फिर मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है ये जो इस तरीके के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनका क्या, अगर उनमें मौजूद फंक्शंस के मैं क्या ढूंढूं, एम एफ डैश और एम एफ डबल डैश। आई होप आप जानते हो एम एफ डैश और एम एफ डबल डैश क्या है सर। अगर मैं पूछूं तो एम जी को क्या कहते थे आप, ये डिनोट करता था कि जी एक्स के कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। तो एम एफ डैश क्या होगा, एफ डैश के कितने रियल रूट्स होंगे, और एफ डबल डैश, एम एफ डबल डैश क्या होगा, एम एफ डबल डैश के, मतलब एफ डबल डैश के कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और इसकी वो क्या पूछ रहा है, इसकी वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि एग्जैक्टली इतने होंगे आप ये बताओ, पर वो पूछ रहा है कितने हो सकते हैं, मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे। कितनों को लेकर अब गारंटी से अश्योर्ड मैनर में कह सकते हो अपना ओपिनियन, ये हमें देना है। मेरी बात आई होप समझ आ रही है भली भांति। इसे सोचने का तरीका ये होगा जनाब, आप एक बात बताओ, सारी बातें भूल जाओ। एक फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन क्या है, वो इस कैटेगरी का है। फंक्शन को अगर मैं देखूं तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। गौर से सुनिएगा, फंक्शन की जो कैटेगरी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर और ए थ्री एक्स क्यूब, है ना। तो वहाँ अंदर क्या लिखा हुआ है, ए नॉट फिर क्या ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और ऑफ कोर्स ए थ्री एक्स क्यूब। अब आप समस्या समझो, देखो मान लो ये एक फंक्शन है, जैसे मैं कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या, एफ ऑफ एक्स, है ना।
ऑफ कोर्स ये A0, A1, A2, A3 चेंज होते रहेंगे, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर मेरा आपसे ये पूछना है, गौर से सुनिएगा और इस स्टेटमेंट को समझिएगा। एक बात बताओ, ये जो f ऑफ x है, ये जो f ऑफ x है, ऐसा जो s आपका सेट होगा वो इसी तरह के f ऑफ x कंटेन कर रहा है, जहां पर ऑफ कोर्स ये A0, A1, A2, A3 ये चेंज होते रहेंगे, मतलब ये अलग अलग वैल्यूज लेते रहेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसको लेकर या इसके रूट्स को लेकर मैं कुछ जानकारी दे सकता हूं क्या? सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे A3, A2, A1 और A0 नहीं पता, तो इसके रूट्स कितने होंगे, क्या होंगे, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैक्सिमम 3 रियल रूट्स हो सकते हैं, मिनिमम आपका एक रियल रूट तो हो गई होगा। क्यों सर? क्योंकि आपकी क्यूबिक इक्वेशन ये है, आप समझ रहे हो क्या? तो इसके कॉम्बिनेशन अगर रूट्स के मैं देखूं, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, खैर इसका अभी इस डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके रूट्स कितने होंगे? इसके अगर मैं रियल और इमेजिनरी रूट्स की आपसे बात करूं, तो या तो तीनों के तीनों रियल होंगे, 0 इमेजिनरी होंगे, या फिर 2 रियल और 1 इमेजिनरी हो नहीं सकते, क्योंकि इमेजिनरी आपके पेयर वाइज आते हैं। तो हो सकता है 1 रियल रहा हो और 2 आपके क्या आ जाएं, इमेजिनरी। क्या बात आप समझ पा रहे हो? कोई परेशानी इस बात से? इसके अलावा आप कहोगे अगर 0 इमेजिनरी है और 0 रियल है और 3 इमेजिनरी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी पेयर वाइज ही आते हैं, 2, 4, 6, 0 ऐसे, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं इसका मिनिमम एक रूट तो रियल होगा, इस वाले पार्ट का। अच्छा, इस वाले पार्ट से क्या ओपिनियन है? मैं अभी तो बस f ऑफ x की बात कर रहा हूं। सर देखो, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। आई होप आप देख पा रहे हो, उसका होल स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू 1 और -1 इसके रूट्स होंगे, ऑल्दो रिपीटेटिव रूट्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, तो -1 2 बार आएगा, +1 2 बार आएगा। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि -1 और +1 तो अश्योर्ड है f ऑफ x के रूट्स होंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं, जो कि मिनिमम एक तो होना तय है, क्योंकि ये या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। उस केस में भी ये एक्स एक्सिस को एक बार कहीं ना कहीं या तो ऐसे या ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, और नहीं ऐसा हुआ तो कैसा हो सकता है, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आप मेरी बात से सहमत हैं। खैर मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा, बस इसमें बात निकली है तो बात कर रहा हूँ। मैं तो बात इस बारे में करना चाह रहा हूँ, पॉइंट को ध्यान से सुनना, आप बहुत गौर से सुनना। थोड़ी देर के लिए मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जिसे मैं कह लेता हूँ लैम्डा एक्स, है ना। मतलब मेरे लिए एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स कितना, लैम्डा एक्स, जहां पर मैंने इससे क्या मान लिया, लैम्डा एक्स। मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आई होप आप समझ पा रहे हो, इस एक्सप्रेशन को मैंने मान लिया क्या है भाई, लैम्डा एक्स। Everyone agreeing with that? Now what I do next is, मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि मुझसे f डैश और f डबल डैश x के बारे में पूछा जा रहा है। आप ध्यान से सुनना, बताओ fx कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? सर ये कहीं ना कहीं तो जीरो होगा, जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे ये जानकारी जरूर है कि f ऑफ x जो है वो 1 पर और -1 पर तो जीरो होगा, दैट आई नो फॉर श्योर। आई रिपीट, f ऑफ x जो है वो 1 पर और -1 पर तो जीरो होगा, दैट आई क्लियरली नो फॉर श्योर। क्योंकि आप समझो ना सर बात को, 1 रखा तो 1 -1 0, -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, तो टेक्निकली 1 और -1 आपके इस फंक्शन के रूट्स हैं। किसके? f ऑफ x के। अब प्लीज इस बात को समझना, एक बहुत मजेदार बात हम सीखेंगे। ये फंक्शन के रूट्स हैं 1 और -1, और ये एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ओवरऑल एक पॉलिनोमियल बनेगा, जो कि जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो शलाई से मैं यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, और रोल्स थ्योरम क्या कहती है? रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आपका फंक्शन -1 पर और 1 पर 0 हो रहा है। क्या मुझे अब कुछ कहने की जरूरत है कि अगर हमारा फंक्शन -1 और 1 पर 0 हो गया, मतलब f डैश x को लेके आप क्या कहोगे? सर f डैश x तो सुलझ गई कहानी, क्योंकि अगर रोल्स थ्योरम कहती है कि किन्हीं 2 पॉइंट्स पर ये फंक्शन सेम वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब वो दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट? मतलब क्योंकि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं या तो वो ऐसे जा रहा होगा, है ना, या फिर वो ऐसे जा रहा होगा, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं तो उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। अभी तो कोइंसिडेंटली वो 0 पर ही बना दिया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सिमेट्रिकली बनाया है, पर मिनिमम एक बार तो -1 और 1 के बीच में f डैश x जो है वो 0 हो रहा होगा। क्या रोल्स थ्योरम से आप ये बात कंक्लूड कर पा रहे हो? अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है वो देखो, हमसे पूछा जा रहा है f डैश और f डबल डैश। m क्या था? m का मतलब है
m आपका डिनोट करता है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx, है ना। अगर यहाँ f डैश लिखा है तो मुझे f डैश के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं और f डबल डैश के मिनिमम नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट वर्ड समझते हो ना, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सारे अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर जैसे कहने को इसके 4 रूट्स हैं, मतलब इस वाले पार्ट के -1 1 और 1, क्योंकि वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो कहने को कोई ये कह सकता है कि सर देखो होने को 4 है लेकिन वो 4 नहीं है, वो 2 ही है। डिस्टिंक्ट अगर रूट्स की बात करें तो -1 और 1, इसका जो भी होगा मुझे नहीं पता, पर उसका भी कुछ ना कुछ होगा, कम से कम एक तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मैं सारी बातें छोड़ आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, जितना मुझे पता है वो ये कि ये 1 और -1 पर तो 0 हो रहा है। कौन सा फंक्शन? f(x). और अगर ऐसा हो रहा है तो f'(x) को लेके मैं क्या कह सकता हूँ? सर f'(x) को लेके ओपिनियन हमारा सॉर्टेड है कि सर यहां पर क्लियर सी बात है, कहीं ना कहीं वो -1 और 1 के बीच में 0 होगा। चलो सारी बातें छोड़ो, मुझे क्या पता चला सर? मुझे पता चला कि कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, लेट्स कॉल इट अल्फा, जो कि -1 से 1 के बीच होगी, जिसके लिए आपका f' अल्फा क्या होगा? f' अल्फा आपका 0 होगा। तो एक तो अल्फा पता चला। ऐसे ही बस मुझे जानना है कि आप मेरी मदद करोगे ये बात जानने में कि f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा। f(x) का अगर डेरिवेटिव मैंने लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा कर निकाला, तो क्या आएगा? देखो जरा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ये कितना हो जाएगा? मैं निकालने चला f'(x), गौर से सुनिएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स कितना? x² - 1, है ना, इंटू कितना? सेकंड फंक्शन एज इट इज, जैसे मैं लिख ले रहा हूँ λx, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जो कि कितना हो जाएगा? x² - 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट विल बी λ'(x). प्लीज ध्यान से सुनना, इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो आपको f'(x) क्या मिलता है? सर f'(x) में ना आप ये पार्ट कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर मिलेगा x² - 1 इंटू समथिंग, जो कि मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स λx प्लस x² - 1 टाइम्स λ'(x). सर ये क्यों पढ़ा रहे हो हमें? मैं ये इसलिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आपने f'(x) को देखा तो इसने मुझसे कहा एक तो वैल्यू होगी अल्फा -1 और 1 के बीच में, ऑफ कोर्स -1 और 1 के इक्वल नहीं होगी, इनके बीच में होगी, जहां पर आपका ये f'(x) 0 होगा। दूसरी बात, अगर आप गौर से देखें तो f'(x) के पास एक बार और स्कोप है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि f(x) के रिपीटेड रूट्स थे -1 -1 1 और 1, तो उसके जो ये रिपीटेड रूट्स है ना, वो आपको f'(x) में भी दिखेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और इस वजह से f'(x) के मुझे 2 रूट्स और मिले। कौन से भाई? आपका -1 और 1। आई होप आप देख पा रहे हो f'(x) और कहाँ 0 हो रहा है। अब देखो x की जगह -1 रखो तो ये -1 रखा तो 0 इंटू एनीथिंग 0, और 1 रखा तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो शैलाई से f'(x) मुझे 2 जगह और 0 मिल रहा है। कहाँ कहाँ? -1 पर और 1 पर भी। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मैं f'(x) के 3 रूट्स तो निकाल पा रहा हूं। कौन कौन से भाई? अल्फा, -1 और 1। आप सुन रहे हो क्या? मैं फिर से कहता हूं, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मुझे नहीं पता f'(x) का ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होना है, इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे तो 3 वैल्यूज होंगी, -1 होगी, कहीं ना कहीं अल्फा होगा और कहीं ना कहीं 1 होगा, और ये इन 3 वैल्यूज पर 0 होगा कम से कम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इतनी बार, मतलब इससे और ज्यादा बार नहीं हो सकता, पर मैं कह रहा हूं इन 3 जगह तो होगा। और अगर इन 3 जगह होगा तो मैं वर्स्ट केस ड्रॉ कर रहा हूं कि उसका ग्राफ कम से कम ऐसा तो बनेगा, f'(x) का ग्राफ। आई रिपीट, इसके अलावा भी बन सकता था, वो हो सकता था यहीं पर 1-2 बार और मैक्सिमम मिनिमम ले ले, यहां पर भी 1-2 बार और, पर मिनिमम ये तो बनेगा ही बनेगा। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब मैं इसे देखूंगा तो यहां और यहां वही वापस रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो f'(x) है वो क्या होगा? 0। एक बार तो यहां और एक बार यहां। आप सुन रहे हो क्या? आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो एक पॉइंट मान लो ये निकला C1 और एक पॉइंट ये निकला C2। रोल्स थ्योरम मैंने अप्लाई की है। तो मैं आपसे बस सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि f'(x) जब 0 होता है तो मुझे 3 वैल्यू मिल रही है, लेट्स से -1, अल्फा और 1। और जब f'(x) 0 होता है तो मुझे 2 वैल्यूज मिल रही हैं, एक C1 और एक C2। C1 ऑफ कोर्स आपकी -1 से अल्फा के बीच है और C2 आपकी अल्फा से 1 के बीच है। तो मुझे ये 3 वैल्यूज f'(x) की और 2 वैल्यूज f'(x) में मिली हैं x की, जहां पर ये फंक्शन 0 होते हैं, मतलब इनके रूट्स होंगे। इसके अलावा भी हो सकते थे, मुझे नहीं पता, पर इतने तो फॉर श्योर होंगे ही होंगे। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि f'(x) के मिनिमम रूट्स कितने हैं और f'(x) के मिनिमम रूट्स कितने हैं। तो सर इसकी वैल्यू i3, इसकी वैल्यू i2, तो 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो आप इसका क्या आंसर मार्क करेंगे? आप इसका आंसर मार्क करेंगे 5। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, बहुत बेसिक से, बहुत आसान से, सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते।
सिंपल से कंसेप्ट्स जो आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो बेसिक्स ऑब्जर्वेशन, अगर आप वो ठीक से अप्लाई कर पा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। देखकर लग सकता है कि सर बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे एमजी देखकर आप डर जाओ, ये अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर डर जाओ कि सर इसको तो फिगर आउट नहीं कर सकते, तो वैसे भी वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जो आप नहीं कर सकते पता, वो पूछेगा भी नहीं। जो आप पता कर सकते हो वो उसी में इंटरेस्टेड है। तो जितना पता कर सकते हो उसने उतना ही पूछा, उससे ज़्यादा वो लेकर भी नहीं गया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैं एक सिंपल सी छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम आपको IIT JEE मेंस और ये जो JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, ये हमने शुरू की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी, पूरा बिल्डअप, पूरा नैरेटिव याद है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपकी शुरू हुई थी, जहां पर हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी भाई? हमने कार्टेशियन सिस्टम, है ना, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन के साथ पूरी चीजें कवर की। कोऑर्डिनेट जब खत्म हुआ तो अब हम किस पर आ चुके हैं? अब हम आ चुके हैं कैलकुलस पर, और कैलकुलस भी आपका आधा खत्म हो चुका है। कैसे? जो शुरुआत की थी हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ, फिर हम लिमिट्स पर शिफ्ट हुए, फिर हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, पर उससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर हम कहाँ पर आए? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम कहाँ शिफ्ट होंगे? अब हम मोनोटोनोसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व, और फिर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब ये हो चुका होगा तब हम आपका थर्ड चंक, थर्ड पार्ट शुरू करेंगे, जो कि है आपका वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है? इसमें बस ये 2 ही चैप्टर्स हैं आपके, ये 2 ही चैप्टर्स है, पर ये 2 चैप्टर्स एक बड़ा वेटेज, एक बड़ा चंक और एक क्रूशियल पार्ट कैरी करते हैं आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जहां पर अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस, अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर इसको भी ठीक से समझा जाए तो यकीन करिए जितनी अच्छी एक्सपर्टाइज और कमांड आप यहाँ बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे ही आप यहाँ भी बिल्ड करेंगे। और आई होप आपको फेथ है इस बात में कि हम कितना कॉम्प्रहेंसिवली और थरली चीज़ों को कर रहे हैं, जहाँ हम हर एक चैप्टर को, उसके सारे कंसेप्ट को थरली पढ़ते हैं, उन्हें हम कंसोलिडेट करते हैं उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन के साथ, ताकि वो कंसेप्ट और मजबूती से आपको समझ आए। ये कर लेने के बाद आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस भी देते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपकी कमांड डेवलप हो और आप और अच्छी एक्सपर्टाइज बिल्ड कर पाए। कहानी यही नहीं रोकते, चैप्टर को खत्म करते हैं उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। जब ये हो चुका होता है, मतलब ये तीनों जब हो जाएंगे, तब हम शिफ्ट होंगे एलजेब्रा पर। सर एलजेब्रा में क्या होगा? एलजेब्रा में हम सेट्स के साथ शुरू करेंगे, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, इन सब पर आएंगे। फिर आपके अलग अलग छोटे छोटे सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक, छोटे का तो नहीं पता पर सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक, जैसे लॉगरिथम, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस इन सीरीज, परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे जो भी इंडिविजुअल सिंगल टॉपिक्स होते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, सब कुछ कवर करेंगे। जब एल्जेब्रा हो चुका होगा तब हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। सर ट्रिग्नोमेट्री में क्या? ट्रिग्नोमेट्री में वो सब कुछ जो आपको पढ़ाना जरूरी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टीज इन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये सारी चीजें हम करेंगे। खैर अगर आप ट्रिगो पहले पढ़ लेना चाहते हैं, हमारे IIT JEE चैनल पर हमने बहुत थरली पूरा ये सारा पार्ट, पूरा ट्रिगो 11th एंड 12th मैथ्स के दोनों के प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां पर पूरा ट्रिगो कवर किया है, तो वहां से भी आप साइमल्टेनियसली देख सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रिगो पहले पढ़ लेना चाहिए। पर आप निश्चिंत रहिए, इन चारों सेक्शन में जहां जितना ट्रिगो पता होना चाहिए, जितने की आवश्यकता होगी, हम पढ़ेंगे। आप बेफिक्र होकर फॉलो करिए चीजें। दूसरी जरूरी बात, यही ऑर्डर क्यों? आप यकीन रखिए ये सबसे इजी पार्ट था, इससे शुरू किया। ये थोड़े से ट्रिकी पार्ट होते हैं तो इनको हम कवर कर लेंगे। ये आप सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि ये वापस इजी है, तो बीच में थोड़ा सा मॉडरेट और टफ पार्ट रखा है, और शुरुआत और आखिरी में इजी पार्ट, तो आप अच्छे से चीज़ों को कल्मिनेट होता हुआ देख पाएंगे। आई होप आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं कैसे और क्यों प्लान की गई हैं। आप बस पूरे फेथ, पूरे यकीन के साथ फॉलो करिए, आपकी प्रिपरेशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप चाहे 11th स्टैंडर्ड में हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं या फिर इवन आप ड्रॉपर हैं, आप बस स्क्रैच से लेक्चर्स देखिए, आप खुद अपना बिल्कुल बेसिस चीज़ें जो है वो बिल्ड होते हुए JEE एडवांस तक अपने आप को पहुंचता हुआ पाएंगे, जहां तक मैथमेटिक्स की बात है। और सबसे खास बात शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आपको कुछ पेमेंट नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इसी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और भी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। आई थिंक विद दैट वी कैन कॉल इट अ डे हियर।
ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट चैप्टर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर अपना शुरू करेंगे, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।